छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव सर पर है और इस चुनाव को लेकर अब लगभग सभी राजनीतिक दल पूरी कमर कस के तैयार बैठे हैं और चारों ओर तैयारियों का आलम है। सभी राजनीतिक दल किसी प्रतिद्वंदी चुनना है या किसी अपना प्रतिनिधि चुनना है, किसी कैंडिडेट चुनना है, इस पर लगातार मंत्रणा कर रहे हैं। वो राजनीतिक दल भी अब सक्रिय हैं जो पूरे 5 साल सुप्त अवस्था में रहते हैं। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी, जिसे कभी गिनती में गिना ही नहीं जाता था, वो भी अब रौद्र रूप में है और वो भी सारे राजनीतिक दलों को चिंता में डाले हुए है। बस्तर में उसकी एक बड़ी सभा भी हुई थी, जिसे देखकर अब राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। अब जब सारे राजनीतिक दल लगातार चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में माओवादी कैसे शांत बैठ सकते हैं। माओवादियों ने भी चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसका एक पुख्ता प्रमाण भी मिला है, उसे लेकर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल बीते दिनों दंतेवाड़ा में एक बड़ी मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में 2 इनामी माओवादियों को मारने का पुलिस ने दावा किया है। पुलिस ने कुछ जानकारियां साझा की, जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि जो महिला माओवादी मारी गई उसमें से एक पर 5 लाख और एक पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। साथ ही साथ मौके से 2 हथियार भी, राइफल भी बरामद किए गए, जिसमें एक इंसास और SLR नहीं इंसास ही था और एक 12 बोर का राइफल था। ये 2 हथियार बरामद किए गए, कुछ दस्तावेज बरामद किए गए और मौके से बहुत सारे सामान बरामद किए गए। ये सारी जानकारियां पुलिस ने साझा की और इसके साथ ही पुलिस ने साझा किया एक वीडियो, जिसे जवानों ने मौके से बनाया था। ये वीडियो देखकर एक बार फिर से पुलिस के कान खड़े हो गए हैं और इसके पीछे वजह है कि इस मुठभेड़ के पहले, और आपको अगर याद हो तो बीते कुछ दिनों पहले भी मैंने एक वीडियो तैयार किया था कि इसी इलाके में पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान माओवादियों का ट्रेनिंग कैंप ध्वस्त किया था। हालांकि उस कैंप को जब ध्वस्त किया गया तो उस दौरान किसी भी माओवादी को गिरफ्तार करने में पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली थी। पुलिस ने दावा जरूर किया था कि लंबी मुठभेड़ में कुछ माओवादियों को गोली लगी है। हालांकि नक्सलियों की तरफ से कोई ऐसा प्रेस नोट जारी नहीं हुआ, क्योंकि माओवादी किसी भी घटना में उन्हें होने वाले नुकसान को या कोई भी जानकारी होती है तो उसे वो प्रेस नोट के माध्यम से साझा किया करते हैं। अगर उन्हें नुकसान होता है तो उसकी जानकारी भी माओवादियों के द्वारा दी जाती है कि उनके कितने साथी घायल हुए या मारे गए। लेकिन पुलिस ने दावा किया था मुठभेड़ में कुछ लोग घायल हुए। उसके कुछ दिनों बाद उसी इलाके में, ये हिड़मा, छोटे हिड़मा और इस इलाके में एक बड़ी मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 माओवादी मारी गई, महिला माओवादी, और जो घटनास्थल की तस्वीर जवानों ने लाई है अपने मोबाइल से कैद करके, उसमें भी साफ नज़र आ रहा है कि जिस तरह से पुरानी मुठभेड़ स्थल पर एक कई एकड़ में माओवादियों का ट्रेनिंग कैंप संचालित हो रहा था, यहाँ भी कमोबेश वैसा ही माहौल था। वहाँ पर भी इलाके को देखने के बाद ये समझ में आ रहा था कि यहाँ निश्चित ही तौर पर माओवादियों का कोई प्रशिक्षण शिविर चल रहा था। और इसको लेकर जो गोपनीय जो विभाग है पुलिस का, जो इंटेलिजेंस का काम करता है, उनके पास और अलग अलग माध्यमों से ये जानकारी बहुत पहले से आ रही थी कि उस इलाके में माओवादियों का एक बड़ा लीडर है, चैतू दादा के नाम से उन्हें जाना जाता है। उनके द्वारा लगभग 200 माओवादी लड़ाकों को विशेष तौर पर प्रशिक्षित किया जा रहा है कि कैसे चुनाव में हमला करना है, कैसे टारगेट करना है, कैसे कम संसाधनों के साथ जवानों के हाईटेक वेपन से लड़ना है। इनमें बताया जा रहा है कि लगभग बिल्कुल यंग जनरेशन के जो नए भर्ती हुए कुछ लड़ाके हैं वो भी शामिल हैं, जो संगठन को लेकर पूरी तरह से समर्पित हैं और लड़ मरने, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे 200 लोगों को चैतू दादा ने एकत्रित किया है और एकत्रित करने के बाद उन्हें लंबे समय से वो प्रशिक्षण दे रहे हैं। और उनका पूरा उद्देश्य है कि बस्तर में आगामी समय में विधानसभा चुनाव जो होने हैं, उस चुनाव में अपनी जमकर उपस्थिति दर्ज करवानी है। और इस उपस्थिति के साथ माओवादी किसी भी घटना को नाहक नहीं किया करते। हर घटना के पीछे उनकी कुछ न कुछ स्ट्रेटजी रहती है। अगर वो छोटी या बड़ी घटना भी करते हैं तो उसके पीछे या तो नुकसान पहुंचाना है या कोई मैसेज देना होता है या अपना स्ट्रेंथ दिखाना होता है। कई बार जब यह दावा किया जाता है कि माओवादी बैकफुट पर हैं या माओवादी अब कमज़ोर हो गए हैं, तो ऐसे समय में माओवादी लगातार कोई घटनाओं को अंजाम देते हैं और बताते हैं कि जिस तरह से उनके नाम से जो दावे किए जा रहे हैं वो कितने हवाई दावे हैं, ज़मीनी हकीकत में वो कितने मजबूत हैं।
और इन्हीं दावों को एक बार फिर से पुख्ता करने के लिए माओवादियों के द्वारा ये प्रशिक्षण अपने नए लड़ाकों को दिया जा रहा है। मौके की तस्वीर भी कमोबेश यही गवाही दे रही है। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जो चैतू दादा हैं, जिनके द्वारा ये अपनी निगरानी में पूरा प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिया जा रहा है, वो काफ़ी बड़े माओवादी हैं। माना जाता है कि वो एसके दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य हैं और उन पर छत्तीसगढ़ में 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। साथ ही साथ वो दंडकारण के मोबाइल पॉलिटिकल स्कूल के प्रभारी भी हैं। मोबाइल पॉलिटिकल स्कूल मतलब जितनी भी पॉलिटिकल जो केसेस होते हैं माओवादियों के द्वारा, जो पॉलिटिकल अटैक किए जाते हैं या पॉलिटिकल से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उसको लेकर प्रशिक्षण देना, ये सब चैतू दादा का ही काम है। इसके साथ ही साथ अपने लड़ाकों के बीच में भी वो इसको लेकर स्कूल संचालित करते हैं और उसके लिए वो अबूझमाड़ और अलग अलग इलाकों में घूमते रहते हैं। ये जानकारी भी हमें विशेष सूत्रों के द्वारा ही प्राप्त हुई है और हालांकि पुलिस के पास और खुफिया विभाग के पास उनकी जो तस्वीर है वो तस्वीर काफ़ी आउटडेटेड है। मुझे लगता है कि आज जिस तरह से अगर वो लगभग 60 साल की उम्र तक पहुंच रहे हैं चैतू दादा, तो ये तस्वीर उनके हालिया जो हुलिया है उससे मेल नहीं खाती होगी। लेकिन यही फ़ोटो केवल उनके जो खुफिया विभाग है और पुलिस विभाग है उनके पास में उपलब्ध है। लेकिन जानकारी ये है कि वारंगल के रहने वाले चैतू दादा, उन पर 25 लाख रुपए छत्तीसगढ़ में है और बताया जा रहा है कि इसके अलावा भी तेलंगाना और उड़ीसा के अलग अलग क्षेत्रों में उनके ऊपर अन्य अलग अलग राशि भी इनाम के तौर पर जारी की गई है। इसके साथ ही साथ जिस तरह से बीते दिनों एक सेंट्रल कमेटी के सदस्य को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया तेलंगाना पुलिस के द्वारा, जिनका नाम संजय दीपक राव, उनसे भी पूछताछ में ये बात आई थी कि अबूझमाड़ में हाल ही में कोई एक बड़ी बैठक होनी थी और उस बैठक में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही उन्हें तेलंगाना के हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। ये बड़ी सफलता पुलिस के लिए ज़रूर थी, लेकिन एक चिंता वाली बात भी कि केवल संजय दीपक राव को गिरफ्तार किया गया है और 2 बार माओवादियों के ट्रेनिंग कैंप में अटैक किया गया है, जिसमें अब तक केवल 2 महिला माओवादियों को मार गिराने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। लेकिन इसके अलावा जो प्रशिक्षण ले चुके जो नए लड़ाके हैं माओवादियों के, वो पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। अबूझमाड़ में जो बैठक होनी है जिसमें संजय दीपक राव सम्मिलित होने वाले थे, उन्हें तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अब तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि अबूझमाड़ में वो बड़ी बैठक कहाँ होनी है, उसमें किस स्तर के लीडर सम्मिलित होंगे, कितने सेंट्रल कमेटी के सदस्य होंगे, किस तरह की रणनीतियाँ बनाई जाएंगी, चुनाव को लेकर क्या तैयारी होगी, चुनाव में क्या नक्सलियों की स्ट्रेटजी होगी, इसको लेकर बहुत ज़्यादा अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है पुलिस के पास में। लेकिन एक सबसे बड़ी चिंता पुलिस के लिए ज़रूर हो गई है कि अगर माओवादी भी चुनाव को लेकर इतनी गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले समय में बस्तर में क्या होने वाला है और जो होने वाला है उसे कैसे रोका जाए, इसको लेकर हालांकि पुलिस की भी स्ट्रेटजी लगातार बनाई जा रही है। लगातार तेलंगाना और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारियों के साथ छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारियों की बैठकें हो रही हैं, रणनीतियों पे बातचीत हो रही है कि कैसे सभी स्टेट के लोग मिलकर ये आने वाले समय में बस्तर में होने वाली बड़ी घटनाओं को रोकें। सभी की अपनी क्या क्या भूमिका होगी, इस पर लगातार बातचीत हो रही है। लेकिन माओवादी लगातार पुलिस के इस स्ट्रेटजी पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं, लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं कि वो कमज़ोर कड़ी कहाँ मिलेगी जहां वो बड़ा प्रहार करके अपनी भूमिका स्पष्ट कर सकें। माओवादियों के द्वारा लगातार ये तैयारी भविष्य के लिए काफ़ी चिंता का विषय है और अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव है और छत्तीसगढ़ के इस विधानसभा चुनाव में सबकी पैनी नज़र बस्तर पर होती है। बस्तर दोनों रूप से मुख्य है और महत्वपूर्ण है। माना जाता है इसके पहले तक कि छत्तीसगढ़ में जिसने भी बस्तर की सत्ता हासिल कर ली उसे छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा है, जो सत्ता है, उसके गलियारे में घुसने का रास्ता साफ हो जाता है। हालांकि 2013 में आंकड़ा जरूर गड़बड़ाया था, ये मिथक साबित हुआ था ये आंकड़ा और ये तथ्य भी कि जिसने बस्तर जीत लिया वो छत्तीसगढ़ जीत जाएगा। लेकिन फिर भी आज भी बस्तर सबसे ज़्यादा राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ कि पूरे छत्तीसगढ़ में चुनाव कराना जितना चुनौतीपूर्ण नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण होता है बस्तर में चुनाव करवाना। इसके बावजूद कि यहाँ वोटिंग का परसेंटेज बाकी
मैदानी इलाकों के मुकाबले काफ़ी कम होता है, लेकिन फिर भी यहाँ चुनाव कराना मतलब लहू का बहाना होता है। ऐसे में अब पुलिस के लिए, सरकार के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए, खुफिया एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है कि आने वाले समय में होने वाले चुनाव को कैसे वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराते हैं। पुलिस हालांकि दावा कर रही है कि वो मुस्तैद ज़रूर है, लेकिन ये बात भी सच है कि माओवादी उस एक पल का इंतज़ार करते हैं जहां आप लापरवाही बरतें और वो अटैक कर दें। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या बस्तर में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो पाएगा या माओवादी अपनी इस योजना में सफल हो पाएंगे। चुनाव को लेकर, सुरक्षा को लेकर मुझे लगा ये जानकारी आपको देनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।